अखाड़ा में आज सबसे पहले फॉर्मूला तैयार है। महाराष्ट्र में बेमेल सरकार है। जी हां, महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान से निकले सरकार के फॉर्मूले पर अब यही कहा जा सकता है। आज सुबह शिवसेना के नेता संजय राउत एक बार फिर मीडिया से मुखातिब हुए और एक बार फिर उन्होंने अपनी पुरानी बात को साफ करते हुए दोहरा दिया। संजय राउत ने दावा किया कि महाराष्ट्र में 5 साल के लिए शिवसेना का ही मुख्यमंत्री होगा। ये देखिए, नया एडिशन है। 5 साल पहले कहते थे मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा, अब कह रहे हैं 5 साल मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा। संजय राउत ने यह भी दावा किया कि शिवसेना के मुख्यमंत्री के लिए सबकी सहमति बन गई है। पहले के दुलमुल रवैये से बाहर आकर संजय राउत ने कहा कि बीजेपी से मिला इंद्र का सिंहासन भी शिवसेना को मंजूर नहीं। राउत के इस दावे के बाद यह साफ हो गया है कि सरकार बनाने के लिए बीते कुछ दिनों से एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की जो खिचड़ी जो है ये करीब करीब पक चुकी है। आज संजय राउत ने क्या कहा, पहले वो सुनते हैं। कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर शिवसैनिक विराजमान होगा और आने वाले 2 दिनों में उसका निर्णय हो जाएगा। मैं हमेशा मेरे पार्टी में बाला साहब ठाकरे जी का एक शिवसैनिक बनकर ही काम किया है। हम सब चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे साहब ही मुख्यमंत्री बने। शरद पवार साहब ने भी आपका नाम आगे किया है। पवार साहब ने भी आपका नाम आगे किया है मुख्यमंत्री। ऐसा कुछ नहीं, हम रात को पवार साहब को मिले हैं, हम सब बैठे थे। महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि उद्धव ठाकरे साहब ही इस सरकार का नेतृत्व करें। अभी आपने सुना, देखिए कहानी में एक ट्विस्ट है। संजय राउत का बयान तो आपने सुना। संजय राउत ने साफ किया कि मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा। अब सवाल उठता है कि शिवसेना से मुख्यमंत्री पद के लिए किसे आगे किया जाएगा। इसका जवाब भी संजय राउत के पास तैयार था। उन्होंने 2 टूक कहा कि शिवसैनिक चाहते हैं कि पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हों। संजय राउत के पास उद्धव का नाम लेने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। वो थोड़ी वहां बैठ के बोल सकते कि मैं चाहता हूं वो सीएम की कुर्सी, वो थोड़ी कह सकते हैं। लेकिन कर्नाटक से लेकर तमाम दूसरे राज्यों में कांग्रेस की बैसाखी पर चलने वाली सरकारों का क्या हश्र हुआ, इसे देखते हुए क्या उद्धव ठाकरे खुद को मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे? इस पर अभी उद्धव ने अपना रुख साफ नहीं किया है। शिवसेना के कई हलकों से उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम भी मुख्यमंत्री पद के लिए उछलता रहा है। ऐसे में एक तीसरे नाम पर भी चर्चा शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि एनसीपी ने शिवसेना की तरफ से उद्धव के मुख्यमंत्री के नहीं बनने पर संजय राउत को अपनी पसंद बताया है। कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे अपनी सेहत की वजह से मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते। ऐसे में संजय राउत के अलावा एकनाथ शिंदे, संजय राउत और फिर सुभाष देसाई, उद्धव ठाकरे के अलावा ये 3 नाम जो हैं इन पर भी चर्चा शुरू हो चुकी है। तो क्या ये माना जाए कि अभी से मुख्यमंत्री पद के लिए शिवसेना में अपना अपना नाम आगे बढ़ाने या फिर इससे लेकर अंदरूनी सियासत को हवा देने का पैंतरा शुरू हो चुका है? पहले संजय राउत से ही सुनते हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए क्या कहा। मैं हमेशा मेरे पार्टी में बाला साहब ठाकरे जी का एक शिवसैनिक बनकर ही काम किया है। हम सब चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे साहब ही मुख्यमंत्री बने। शरद पवार साहब ने भी आपका नाम आगे किया है। पवार साहब ने भी आपका नाम आगे किया है मुख्यमंत्री। ऐसा कुछ नहीं, हम रात को पवार साहब को मिले हैं, हम सब बैठे थे। महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि उद्धव ठाकरे साहब ही इस सरकार का नेतृत्व करें। सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू करेंगे हम 2 दिन में राजभवन में जाकर, तो वो पूरी प्रक्रिया अब रद्द हो जाएगी राष्ट्रपति शासन की। बहुमत का आंकड़ा जब तीनों दलों के जो महाआघाड़ी के नेता जिसको चुना जाएगा वो जब लेके जाएंगे राजभवन में, तब ऑटोमेटिक शासन हट जाएगा राष्ट्रपति। महाराष्ट्र की सियासी घमासान पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से अमिताभ सिन्हा, दिल्ली से अरुण सिंह, मुंबई से मातोश्री से विवेक गुप्ता और मुंबई से ही अभिषेक पांडे। लेकिन अमिताभ सिन्हा से पहले बात करेंगे, क्या बेलमेल जोड़ तोड़ की सरकार बन के आई है? देखिए, तिगड़ी में कोई एक हिस्सा 3 तिगड़ा काम बिगाड़ा कह रहे हैं संजय निरुपम ट्विटर पर। अमिताभ सिन्हा, क्या होगा यहाँ? ये तो आइडियोलॉजिकल ऑपोजिट है, इनका तालमेल कैसे बैठेगा? देखिए, तालमेल बैठने के लिए ये लोग कॉमन मैन प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं, लेकिन आनंद सबसे मुश्किल तब होगी जब तमिलनाडु में जनता सवाल पूछेगी, जहां कांग्रेस थोड़ी मजबूत है। केरल में जनता सवाल पूछेगी, पंजाब में जनता सवाल पूछेगी, जो उनका वोटर है कि आपने शिवसेना को स्वीकार कैसे किया, क्या शिवसेना के ब्रांड का, हिंदुत्व का ब्रांड आपको स्वीकार होगा? तभी दूसरा, क्या बाला साहब ठाकरे बार बार कहते थे कि सिर्फ सैनिकों ने ही बाबरी मस्जिद ढाई है, बार बार क्लेम करते थे पब्लिक रैलीज में, क्या कांग्रेस को ये शिव सैनिक
सैनिकों का कहना मंजूर होगा। उद्धव कहते हैं वो अयोध्या जाएंगे, अयोध्या का जाना, अयोध्या मंदिर जाना क्या कांग्रेस के आला नेताओं को मंजूर होगा? अभी बहुत सारे सवाल हैं आनंद, जो आने वाले दिनों में खुद बीजेपी भी उठाएगी। और लेकिन उसके सब बीजेपी के उठाने के पहले मैं आपको बता रहा हूं, जब अंदरूनी बात में ही ऐसी एक बयान आएंगे तो आफी सर फुटअव्वल तो तय है आनंद, बेमेल गठबंधन चलता है और कांग्रेस की सरकार। अरे एक बात बताइए, क्या देखिए शिवसेना के लिए अमिताभ, हिंदुत्व से नजर हटी तो दुर्घटना घटी, ये बात तो तय है, क्योंकि शिवसेना का प्लैंक पूरा हिंदुत्व पर कायम है, पूरा शिवसेना और हिंदू अस्मिता पर कायम है, मराठी अस्मिता और हिंदू अस्मिता पर शिवसेना का प्लैंक कायम है। तो क्या अब इस गठबंधन की वजह से उद्धव अयोध्या नहीं जाएंगे? देखिए, अगर शिलान्यास होता है तो वहां भाग नहीं लेंगे, वहां नहीं पहुंचेंगे। देखिए, बड़ी राजनीति बड़ी बेदर्द होती है आनंद, इसलिए शायद अयोध्या जाने की जो तो उन्होंने तारीख मुकर्रर की थी उद्धव ठाकरे ने, उसको उन्होंने स्थगित कर दिया, आने वाले दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया। शायद ये सरकार बनाने के लिए कांग्रेस का दबाव ही रहा होगा। तो सरकार बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए अगर एजेंडे से भटकते हैं तो महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में किसका फायदा होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं आनंद। लेकिन फिलहाल तो यही लग रहा है कि सरकार बनाने की किसी भी कीमत पर सरकार बनाने की जो कोशिश शिवसेना कर रही है अपने लाइक माइंडेड सहयोगी को छोड़कर, उसमें उसको आने वाले दिनों में हो सकता है थोड़ी असहजता जरूर होगी, खासकर तब जब शिवसेना के ब्रांड हिंदुत्व पे कांग्रेस और एनसीपी दोनों सवाल उठाएंगे। कांग्रेस एनसीपी सवाल, अब कांग्रेस हिंदूमयी हो गई है या हिंदुत्वमयी हो गई है, कि या फिर शिवसेना अब हिंदुत्व के पद से हट चुकी है? दोनों में से कहीं ना कहीं तो एक कॉम्प्रोमाइज हुआ है। अमिताभ बने रहिए हमारे साथ, अरुण सिंह की ओर रुख करें और विवेक गुप्ता और अभिषेक पांडे से बात करें उस पर। उससे पहले एक और बात कि सवाल ये उठता है कि क्या शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के गठन को स्वाभाविक गठबंधन कहा जा सकता है? शिवसेना अपने जन्म से ही खुलकर हिंदुत्ववादी राजनीति करती आई है, उसकी इस उग्र हिंदुत्ववादी राजनीति की वजह से ही कांग्रेस ने उसे सियासी अछूत जैसा बना रखा था। इसी चुनाव में शिवसेना ने वीर सावरकर को भारत रत्न सम्मान देने की बात कही थी। इसके अलावा शिवसेना वही पार्टी है जो बाबरी मस्जिद विध्वंस का श्रेय लेती है, जैसा अमिताभ ने अभी हमें बताया। कांग्रेस इन दिनों इन दोनों मुद्दों पर शिवसेना के खिलाफ रुख जताती रही है। यही नहीं, महाराष्ट्र में कांग्रेस के राज में ही शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे का मताधिकार तक छीना गया था। क्या ऐसी शिवसेना के साथ कांग्रेस और एनसीपी की सरकार 5 साल तक चल पाएगी? राजनीति के दिग्गज तो इस गठबंधन को बेमेल मानते हैं। यही नहीं, इसे जनमत का अनादर, पूरी तरह अनादर, यह भी कहा जा रहा है। ये मैंडेट भाजपा और बीजेपी के लिए, बीजेपी और शिवसेना के लिए था। तीनों मिलकर के अगर कोई स्थिर सरकार बना सकते हैं तो मुबारकबाद। कांग्रेस पार्टी में भी इस गठबंधन को लेकर के एक राय नहीं है। दक्षिण के कई राज्यों ने भी संजय निरुपम की तरह से अपनी अलग राय रखी है। मतभेद तो है अरुण, और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह सहमत नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि उन्हें ये सारे बुलेट डॉज करने पड़ेंगे, एक के बाद एक अब तीर छोड़े जाएंगे। तरफ से आप मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि देखिए आनंद, निश्चित रूप से मतभेद थे कांग्रेस पार्टी के अंदर। शिवसेना एक तरह से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की सोच वाली दो पार्टियां जब मिलती हैं तो इतनी आसानी नहीं होती उनके मिलने में। और पहले ही सोनिया गांधी ने कई सवाल उठाए थे। दरअसल पवार से वो यही सी बात की गारंटी चाहती थी कि कल को जनसंख्या नियंत्रण पे कानून आएगा तब शिवसेना बीजेपी के साथ रहेगी या हमारे साथ रहेगी। कल को एनआरसी पर मसला आएगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आएगा, 370 को लेकर के किस तरह से उसने रुख अपनाया था ये भी आपने देखा है। तो भविष्य की गारंटी लेने में ही तो इतना समय लगा था, और पवार बीच के पुल थे, बीच के सेतु थे, और इसीलिए उन पर बातें सारी आकर के टिक जाती थी। जहां तक कांग्रेस की बात है कि केरल लॉबी ने, AK एंटनी की बात करो, वेणुगोपाल की बात करो, इन्होंने पुरजोर विरोध किया था शिवसेना जैसी कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर, क्योंकि उनका यह डर था कि केरल लोकसभा चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव में केरल की अगर बात करिए तो मुस्लिम वोटर पूरी तरह से पार्टी के साथ आए थे, और इसीलिए सीपीएम जैसे स्टालवार्ट नेताओं को कहिए या इतनी बड़ी पार्टी को वहां पर कांग्रेस ने धूल चटा दी थी। अब डर इन नेताओं को यह था कि अगर उग्र हिंदुत्व वाली पार्टी से आप गठबंधन करेंगे तो मुसलमान कहीं नाराज ना हो जाए कांग्रेस से। लेकिन काउंटर एक तर्क भी था कांग्रेस के अंदर से कि जब पीडीपी और बीजेपी गठबंधन कर सकते हैं, सपा बसपा एक साथ आ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं आ सकते। और एक और तर्क महाराष्ट्र के नेताओं ने दिया सोनिया गांधी को कन्विंस करने के लिए कि जब आप मुस्लिम लीग जैसी पार्टी से कांग्रेस समर्थन दे सकती है, उनसे समर्थन ले सकती है, और अगर हिंदू नहीं नाराज होते हैं तो हिंदुत्ववादी पार्टी से गठबंधन करने पर मुस्लिम नाराज क्यों होंगे। तो इन सब बातों के बीच
एक बहुत बड़ा मसला था सेकुलर शब्द को लेकर के। सोनिया गांधी ये चाहती थी कि जी। ये सरकार सेकुलर बाने के आसपास चले, और इसीलिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में आप देखिएगा कि कोई इस तरह की बात शिवसेना नहीं मनवा पाएगी, या मनवाने की कोशिश उसकी पूरी नहीं हो पाएगी, जो कांग्रेस एनसीपी के लिए आगे जाकर के दर्द। अरे छोड़िए, इन्होंने कहा कि एक सेक्युलर अलायंस बन के आई है, यहीं पर शिवसेना ने कहा आप सेक्युलर मत लिखिए। फिर उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का आदर करने वाली पार्टियां साथ में मिलकर एक अगाड़ी, महाराष्ट्र अगाड़ी पार्टी बना अलायंस लेकर आ रही हैं। अब एक वर्ड जो है सेक्युलर कम्युनल, यहीं पर सबसे बड़ा डायनामिक, इतना बड़ा तनाव खिंच गया और यहाँ पे लकीरें खिंच गई। इनको बिटाने की जरूरत पड़ गई। अब आप सोचिए, बाला साहेब ठाकरे और शिवसेना का जो औहदा और स्टेचर बड़ा था और जिस तरह से वो आगे आए थे, वो तो एनसीपी और कांग्रेस पार्टी का विद्रोह करके आए थे। ये वही कांग्रेस पार्टी है अमिताभ, जिन्होंने बाला साहेब ठाकरे का मताधिकार छीन लिया था। ये वही बाला साहेब ठाकरे हैं जिन्होंने सत्ता के लालच की कभी बात नहीं की। उन्होंने कहा मुझे सीएम की लालच नहीं है। उनके पास पहले नंबर हुआ करते थे, बावजूद इसके भाजपा का सीएम बना था, बावजूद इसके वो सीएम की पद से कभी नहीं आया। मातोश्री हमेशा बाहर से रिमोट कंट्रोल कही जाती थी। अब देखिए, मातोश्री को खुद रिमोट से कंट्रोल किया जाएगा। बिल्कुल, ये यूपीए के दौर में भी रिमोट कंट्रोल 10 जनपद के हाथ में होता था। और आनंद, एक चीज़ तो साफ है, जो भी बेमेल गठबंधन बनता आया है, अभी अरुण ने बीजेपी पीडीपी की बात की थी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी वहाँ बना था, लेकिन गठबंधन चला नहीं जी। कांग्रेस ने भी अब तक रिकॉर्ड उठाकर देख लो आप, चाहे वो मुरारजी देसाई का राज हो, चाहे चरण सिंह का राज हो, चाहे देवे गौड़ा का राज हो, चाहे इंदर कुमार गुजराल का राज हो, चाहे चंद्रशेखर का राज हो, या एचडी कुमारस्वामी का राज हो, आनंद, ये बेमेल गठबंधन लंबे नहीं टिकते हैं। हो सकता है कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए फिलहाल कुछ महीनों के लिए गठबंधन कर लिया गया हो, लेकिन बेमेल गठबंधनों का दौर अब समाप्त हो चुका है। जनता भी डिसाइसिव मैंडेट देती है। तभी तो आपने देखा होगा बीजेपी और बीजेपी के आला नेता इतने खामोश क्यों हैं। हरियाणा में चटपट सरकार बन गई क्योंकि वहां लोग साथ आते गए, अकेले निकले थे लोग जुड़ते चले गए, लेकिन यहां लोग जुड़े नहीं। शिवसेना जिद पकड़कर बैठी थी। यही वो शिवसेना थी जब 2014 में सरकार बननी थी, तब भी उन्होंने मुख्यमंत्री मांगा था रोटेशनल, तब एनसीपी बीजेपी के समर्थन में सामने आई थी, तब शिवसेना डर कर वापस बीजेपी के पास चली गई थी और सरकार बन गई थी जी। और वही हाल इस बार होने वाला, लेकिन इस बार उद्धव अड़े हुए हैं, संजय राउत के बयान इतने तल खा रहे हैं। तो आनंद, देखते हैं बेमेल गठबंधन कब तक टिकता है। बिल्कुल, ये लिखा है कि हमारे नेताओं का तर्क है, संजय निरुपम लिखते हैं, मैं उनका ट्वीट पढ़ रहा हूं, हमारे नेताओं का तर्क है कि बीजेपी को रोकने के लिए हम शिवसेना से हाथ मिलाने का जोखिम उठा रहे हैं, मगर 3 तिगाड़े काम बिगाड़े वाली सरकार चलेगी कब तक, खुद संजय निरुपम पूछ रहे हैं। फिर या तो बीजेपी किसी के साथ सरकार बनाएगी या फिर चुनाव होंगे। दोनों हाल में फायदा बीजेपी को होगा, नुकसान होगा कांग्रेस का। निकट के फायदे के लिए दूर का नुकसान नहीं देख रही हैं ये पार्टियां, ऐसा मानते हैं विशेषज्ञ। मोहन भागवत ने भी यही कहा था। मोहन भागवत ने भी कुछ दिन पहले एक सभा को संबोधित करते हुए बात यही कही थी कि स्वार्थ के लिए सब अपना निजी फायदा देख रहे हैं, लेकिन छोटा सामने और अभी निकट के फायदे में दूर की हानि होगी। ये बात लोग क्यों नहीं समझते। अब महाराष्ट्र में नई सरकार का रास्ता साफ हो सकता है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी मुंबई में सरकार के गठन को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने आज फिर ट्विटर के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा। संजय राउत ने ट्वीट किया, अहंकार के लिए नहीं बल्कि स्वाभिमान के लिए कभी कभी कुछ रिश्तों से बाहर आ जाना ही अच्छा होता है। ये कौन से स्वाभिमान की बात कर रहे हैं अमिताभ, कौन से स्वाभिमान की बात कर रहे हैं। मैं आता हूं वापस। ये देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के आने के बाद से अब तक इन दिनों संजय राउत का सुबह का पहला काम यही रह गया है। वो काम है शिवसेना की सरकार बनाने के दावे करना। बीते करीब 1 महीने में संजय राउत किस तरह अपना ये काम दोहराते रहे हैं, जरा शिवसेना के सांसद का ये अंदाज देखिए। है कि दिसंबर 1 वीक तक महाराष्ट्र में एक पॉपुलर सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री शिवसेना का शपथ लेगा। मेरा एक ही जवाब है, जल्दी ही महाराष्ट्र में एक ऐसी सरकार बनेगी शिवसेना के नेतृत्व में। हम भी संविधान और कानून के दायरे में रहकर इस राज्य में महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस राज्य में महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाएंगे। जो भी सरकार बनेगी वो शिवसेना के नेतृत्व में भी बनेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मुख्यमंत्री सिर्फ शिवसेना का ही होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इतना टाइम तो लगता ही है किसी भी सरकार बनाने में, नॉर्मल कोर्स में भी लगा है,
ऐसा नहीं कि नॉर्मल पोस्ट में नहीं लगता है। हम सरकार बनाएंगे, 3 अलग अलग पार्टी है, आइडियोलॉजी। कोई डेडलाइन तो दिसंबर 1 वीक तक हो जाएगी। महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री लाकर रहेंगे, शिवसेना का मुख्यमंत्री लाकर रहेंगे, लाकर रहेंगे, लाकर रहेंगे। सीधी बात है, यह अहंकार की बात है या स्वाभिमान की? अमिताभ, क्या शिवसेना जितनी सीटों पे लड़ी 124 सीटों पे फिर से लड़के दिखाए और 56 सीटें जीत के दिखाए अपने दम पर अकेले आज महाराष्ट्र में? आनंद, इसमें 2 ही बात कर सकता हूँ, ना अहंकार है इसमें, ना स्वाभिमान है इसमें, केवल सत्ता पाने की एक ललक है। अब इसको आप अभिमान और स्वाभिमान से जोड़ नहीं सकते। दोनों पार्टियां, जहाँ तक बीजेपी शिवसेना का सवाल है, सबसे पुरानी गठबंधन की सहयोगी बीजेपी और शिवसेना थी। दोनों की सरकार पहली बार गठबंधन की बनी थी, तब भी गोपीनाथ मुंडे उप मुख्यमंत्री बने थे, तब शिवसेना के जब मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन धीरे धीरे जब बीजेपी जब आगे बढ़ती चली गई और बीजेपी का भी कोर वोट बैंक हिंदुत्व भी है, धीरे धीरे शिवसेना को लगने लगा, जब पिछली बार अकेले दम पर बीजेपी सरकार बनाने को तैयार हो गई थी और इस बार भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तब शिवसेना को लगा कहीं धीरे धीरे उनका वोट बैंक खिसकता दूर चला न जाए, जो कि खिसकता जा ही रहा था। और शायद ये डर था, इसमें स्वाभिमान नहीं है, इसमें एक डर था अपना अस्तित्व बचाए रखने का, एक डर था सत्ता में बने रहने का कि सत्ता से दूर हुए मुख्यमंत्री उनके पास गया तो हमारी ताकत और भी कम होती जाएगी, बृहन मुंबई से ठाणे तक जो उनका राज चलता है वो कम होता जाएगा। तो मुझे नहीं लगता ये बहुत ज्यादा स्वाभिमान या फिर अहंकार की बात है, ये बहुत ज्यादा सत्ता की ललक है जो ताकत बनाए रखने में। सत्ता की ललक अपने दम पर नहीं जीती ना अमिताभ। बात ये नहीं है कि शिवसेना को अधिकार नहीं है कि अपना पक्ष रखे या सत्ता की ललक रखे, पर अपने दम पर तो जीत कर दिखाए। देखिए 16.41% जो वोट परसेंट आया है वो भी 0.3% कम है कंपेयर टू एनसीपी। और खासकर मुंबई की 30 सीटें जहां बीजेपी शिवसेना की महायुति जीती है 36 सीटों में से, उसमें से जो 12-15 सीटें जो इनके खाते में गई हैं, आधे से ज्यादा वोट तो भाजपा के नाम पर गए हैं। जहां जहां भाजपा नहीं लड़ी वहां सारे भाजपा के वोट जो हैं वो शिवसेना को गए हैं। फायदा भाजपा से शिवसेना को पहुंचा है, शिवसेना से भाजपा को नहीं पहुंचा है, क्योंकि कन्वर्जन रेशियो स्ट्राइक रेट देखें तो इनका 44% है, बीजेपी का 60% से ऊपर है, और अगर छोटी पार्टियों को छोड़े तो 70% है। तो अगर बीजेपी अब की बार 280 सीटें लड़ती, अमिताभ अगर लड़ती तो वो तो पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतती, 130-140 सीटें उनकी जेब में होती। नेताओं को लगता है, लेकिन आखिरी वक्त तक बीजेपी के दोनों शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह लगातार वहां के संपर्क में थे, वहां के आला नेताओं के संपर्क में थे, वहां के मुख्यमंत्रियों के संपर्क में थे, लेकिन अंत में लगता है कि साथ लड़ने का मुद्दा, जो पुराना सहयोग का मुद्दा है, वो काम कर गया। और शायद यही कारण है कि दोनों पार्टियों को साथ लड़ना पड़ा, वरना बीजेपी की जो मुहिम थी वो अकेली लड़ने वाली भी थी, वो शिवसेना को इतनी सीटें देने के मूड में थे भी नहीं। 50-50 की जहां तक बात है, ये अमित शाह खुद नकार चुके हैं। मुख्यमंत्री पद देने की बात है रोटेशनल सीएम की, ये भी अमित शाह खुद सामने आकर नकार चुके हैं। तो जहां तक शिवसेना की बात है, शिवसेना को लग रहा था वही आनंद, वही जो मैं कह रहा हूं कि उनका अपना वोट बैंक बीजेपी में पूरा का पूरा हिंदू वोट बैंक चला जा रहा है। वो नंबर 2 की पार्टी, छोटे भाई की भूमिका में आ गई है। धीरे धीरे कहीं उनका अस्तित्व न सिमटता चला जाए, यही कारण है कि वो सत्ता बनाने के लिए बन गए हैं। नंबर 2 भी नहीं, अब तो नंबर 3 बन गए हैं। इस युति में शरद पवार, एनसीपी और कांग्रेस के पीछे अब शिवसेना गिनी जाएगी, अरुण। लेकिन कांग्रेस के खेमे में अभी से देखिए, मुंबई में भी एक तरह से खलल है, एक तरह से उनके मन में ये बात है, खटक रही है ये बात कि हम शिवसेना से कैसे जुड़े, क्योंकि सिर्फ बात लीडर की नहीं है, काडर की भी है। निश्चित रूप से आनंद इतना आसान नहीं होता है, और जैसा कि अमिताभ जी ने कहा कि पीडीपी और बीजेपी का जो बेमेल गठबंधन बना था वो टिका नहीं। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के नेताओं ने आपस में गठबंधन कर लिया, लेकिन जमीन पर क्या हुआ, कार्यकर्ताओं के बीच कोई सामंजस्य नहीं था, जिसकी वजह से कुछ ही दिनों के अंदर उस गठबंधन को तोड़ने का ऐलान कर दिया मायावती ने। और अमिताभ जी ने एकदम सही कहा कि महाराष्ट्र में जो शिवसेना का वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ मूव कर रहा था, और इसके बाद भी अगर आप देखिएगा, अगर ये गठबंधन कामयाब नहीं होता है तो बीजेपी के लिए ही फायदेमंद है, क्योंकि बीजेपी की नजर उनके वोट बैंक पर है, और ये सब लोग एक तरह से सहानुभूति बीजेपी के साथ होगी कि सबसे बड़ा दल था उसको सरकार नहीं बनाने दिया गया, और 3 छोटे दलों ने मिलकर के सरकार बना ली, उनको सत्ता से बाहर कर लिया। कहीं बीजेपी को इस सिचुएशन का फायदा होता है, कहीं नुकसान भी होता है। लेकिन महाराष्ट्र की अगर बात करिए तो इस पूरे प्रकरण में बीजेपी को एक मॉरल ग्राउंड पर बढ़त जरूर मिलेगी। दिक्कत सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को यहां पर आने वाली है, क्योंकि शिवसेना और कांग्रेस दोनों, जैसा कि मैंने कहा था कि दोनों की सोच, विचार, सिद्धांत, व्यवहार दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, और सत्ता के लिए तात्कालिक तौर पर इकट्ठा हो जाने से सारी पींच उनके कस नहीं जाते, पेच ढीले रहेंगे, आगे चल करके बहुत दुख और दर्द देने वाले हैं। और एक और बात आनंद मैं आपको बता दूं, कल ही
कल ही जब शरद पवार ने मुलाकात की थी प्रधानमंत्री से और कांग्रेस के एक शीर्ष नेता ने कहा कि टाइमिंग बहुत गलत चूज की है पवार साहब ने, ऐसे समय पर उनको नहीं जाना चाहिए था। अभी तो गठबंधन बना भी नहीं था, उसके पहले ही सवाल उठ रहे थे। और एक आखिरी बात, जब उनसे ये पूछा गया कल को अगर शिवसेना अपने कट्टर हिंदुत्व जिसको वो छोड़ नहीं सकती, सावरकर जैसे मसले को या राम मंदिर या यूं कहें कि समान नागरिक संहिता, तब आप क्या करेंगे, आपके पास क्या रास्ता होगा? उन्होंने कहा कि हम सरकार से तुरंत बाहर निकल जाएंगे। यानी अभी बनी नहीं महायुति, लेकिन बाहर निकलने की बात धमकी। देखिए, महायुति नहीं, ये तो अघाड़ी क्यों कहे, महाराष्ट्र अघाड़ी इसको नाम देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर महाराष्ट्र अघाड़ी में सब एक दूसरे को काटने में लगे हैं तो कैसे चलेगा? अब आप पिक्चर कीजिए, रूपांतरण कीजिए अपने मन में कि ऐसा एक दृश्य है कि कुर्सी पे शिवसैनिक बैठा है और उसके हाथ में तीर कमान है और वो एनसीपी और कांग्रेस को पे तीर निशाना साधे हुए है, जबकि इस कुर्सी को खड़ा कर रखा है एनसीपी और कांग्रेस है वो आरी लेके कुर्सी को काटने में लगे हुए हैं। यही दृश्य है इस तिगड़ी का, यही दृश्य है जहां एक तरफ शिवसेना सरकार बनाने की सोच रही है तो दूसरी तरफ उसे अपने विधायकों के टूटने का डर भी सता रही है। अब इसी पर बात करते हैं सीधा विवेक गुप्ता से। ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि शिवसेना के सभी विधायकों को आधार कार्ड से लेकर जरूरी कपड़े तक मातोश्री आने को कहा गया है। विधायक मातोश्री पर जुटने भी लगे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या शिवसेना में टूट का खतरा है? और विवेक गुप्ता से इस पर बात करते हैं। राज बन गए, लेकिन हम शिवसैनिक के हम आदेश मानते हैं। कितने दिन की तैयारी से आहे? 8 दिन 15 दिन मराठीत बोला है ना। उद्धव साहेबांनी जे सांगितलं का तुम्ही महिनाभर इथं राहा, तरी सुद्धा आम्ही राहायला तयार आहे। अगर उद्धव ठाकरे कहेंगे कि 1 महीना आकर रहो तो भी हम रहेंगे, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है रैंक्स में। विवेक गुप्ता मातोश्री पर है, अनुराग पार, आशीष पांडे भी हमारे साथ हैं। एक बार मैं जरा विवेक गुप्ता के मातोश्री में क्या हलचल है, क्योंकि एक बड़ी बात है विवेक कि जो 3 नाम निकल कर आए हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि वो बने रहें एज पार्टी प्रेसिडेंट और रिमोट कंट्रोल, ताकि वो शरद पवार और सोनिया गांधी से बराबरी की बात कर सके, क्योंकि अगर वो सरकार में आते हैं तो उनको उनके इशारे पर चलना पड़ेगा। तो उद्धव ठाकरे अगर बाहर रहते हैं तो एकनाथ शिंदे का नाम सामने आया है, संजय राउत का नाम आया है, 2 और नाम सामने आए हैं, लेकिन इसमें से एकनाथ शिंदे ने साफ मना कर दिया कि उन्हें कुर्सी नहीं चाहिए। ऐसी खबरें आ रही हैं, क्या ये सही है? क्या ये फूट की पहली निशानी है? आनंद, देखिए इस पूरे मामले में कोई भी जो शिवसेना नेता वो खुलकर सामने नहीं कह पा रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि फाइनल डिसीजन है वो उद्धव ठाकरे लेंगे। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि उद्धव ठाकरे ने जब अपने सभी 56 विधायकों की मीटिंग यहाँ पर बुलाई थी, वो मीटिंग तकरीबन आधे पौने घंटे तक चली। उसके बाद सभी विधायक जब बाहर निकले तो हमने उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने साफ तौर पर कहना था कि जो मुख्यमंत्री पद का होगा उसका फाइनल डिसीजन उद्धव ठाकरे लेंगे। लेकिन कुछ जो लोग हैं, जो सूत्र है, वो बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की जो हेल्थ इशू है, वो मेडिकल इशू है, उतनी अच्छी नहीं है ताकि कि वो इतना स्ट्रेस या फिर जो इतनी जो सीएम पोस्ट है उसको हैंडल कर सके। इसलिए उद्धव ठाकरे पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो पोस्ट है वो अपने किसी नेता, जो सबसे पहला नाम सामने आ रहा है वो एकनाथ शिंदे का नाम आ रहा है। हालांकि एकनाथ शिंदे ने मना कर दिया कि उस पोस्ट को लेने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा नाम जो सामने आ रहा है वो सुभाष देसाई का नाम आ रहा है। सुभाष देसाई बाला साहब ठाकरे के काफी करीबी और शिवसेना के काफी लॉयल माने जाते हैं। तीसरा नाम संजय राउत का आ रहा है। देखिए, ये 3 बड़े नाम हैं जो सीएम रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन इसका फाइनल डिसीजन वो उद्धव ठाकरे ही तय करेंगे। लेकिन जितने भी विधायक जो जीत कर आए हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि सीएम जो है वो उद्धव ठाकरे खुद बने, क्योंकि सब जानते हैं कि जब तक उद्धव ठाकरे नहीं रहेंगे तब तक वहां पर शिवसेना में फूट होगी, रैंक्स में फूट होगी। और दूसरी बात, अपनी बात मनवाने में शिवसेना तब तक कामयाब नहीं होगी जब तक उद्धव ठाकरे जैसा कोई वरिष्ठ नेता वहां पर काबिज ना हो। ये नहीं कि बाकी नेता वरिष्ठ नहीं है, लेकिन एक होल्ड, एक पावर की जरूरत है, इसीलिए कुर्सी पर उन्हें विराजमान होना चाहिए। लेकिन उद्धव ठाकरे का यह कहना है हेल्थ इश्यूज एक तरफ, दूसरी तरफ यह कि सोनिया गांधी बाहर बैठी होंगी, कॉल देंगी एज पार्टी इंटरिम पार्टी प्रेसिडेंट, शरद पवार पार्टी प्रेसिडेंट बाहर होंगे सत्ता से, वो बात करेंगे। तो ये बतौर पार्टी प्रेसिडेंट शिवसेना के बाहर रहना चाहते हैं, और ताकि इनके पास भी वो इक्वेशन बना रहे। आप समझ रहे हैं, जैसे ही वो सरकार में आ जाएंगे तो उनको बाहर पार्टी प्रेसिडेंट्स और बाकी प्रेशर्स को खुद झेलना पड़ेगा, उनको सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो सरकार में है। बाहर जो ये रिमोट कंट्रोल वाली बात है, ये पावर उनके पास नहीं रहेगा, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन एकनाथ शिंदे नहीं चाहते कि वो बने। महाराष्ट्र में सरकार बनाने पर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने दावा किया कि आज देर शाम या फिर कल सुबह तक राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर देंगे। नवाब मलिक जी, पार्टी की क्या बात हुई है? तीनों पार्टियों की सहमति बन गई है? देखिए, 2 दिन हम दिल्ली में बैठे, एनसीपी और कांग्रेस के लोग, सहमति सभी बिंदुओं पे बनी और हमने तय किया है कि महाराष्ट्र में एक चुनी हुई सरकार बने और शिवसेना से गठबंधन करके तीनों दल सत्ता में शामिल हों और सरकार बनाएं।
आज दोपहर हमने जो छोटे दल हमारे साथ चुनाव लड़े थे उन लोगों के साथ बैठक रखी है, उन्हें विश्वास में लिया जाएगा, जानकारी दी जाएगी और शाम में शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी के कुछ नेता बैठेंगे और सभी बिंदुओं पे चर्चा करके अंतिम निर्णय लिया जाएगा और आज देर शाम या कल सुबह हम लोग सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। सर, आप कह रहे हैं दावा पेश करेंगे, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि मुख्यमंत्री किस पार्टी का होगा और कितने सालों का होगा? शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा, इस पर कोई आपत्ति नहीं है आपको? देखिए, उनका स्वाभिमान रखना हमारी जिम्मेदारी है। शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा, सरकार 5 साल चलेगी, कितने साल का होगा, कौन उप मुख्यमंत्री होगा, कितने मंत्री होंगे, कौन सा विभाग होगा, ये महत्व नहीं है। महत्व ये है कि सरकार 5 साल चले, जन भावनाओं का आदर करे, जनहित के काम करे। आज देर शाम सारी बिंदुओं पे बातचीत करके सहमति बना के जल्द से जल्द महाराष्ट्र में सरकार बने, ये हमारी प्राथमिकता है। हमें उम्मीद है कि देर शाम तक या कल तक दावा पेश किया जाएगा। सर, एनसीपी ने कोई मांग रखी है 2.5 साल के सीएम पद के लिए? इस तरह से खबरें आ रही हैं। हमें जब चर्चा करना है तो हम कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना के लोग बैठेंगे और हमें लगता है कि पद ये बड़ा नहीं है, सरकार बने और जनहित में काम करे, ये महत्वपूर्ण है। अभिषेक पांडे हमारे साथ है। अभिषेक, एनसीपी जो है वो चाणक्य के रूप में उभरा है यहाँ पर, और खासकर शरद पवार और एनसीपी। देखिए, नवाब मलिक भी बहुत सहजता से और बहुत सोचकर अपनी बात कहते हैं। उन्होंने शिवसेना का कहा उनका मान रखने की जरूरत है, लेकिन इस बात से वो रह गए, चूक गए। ये नहीं कहा कि 5 साल सीएम शिवसेना का होगा। देखिए आनंद, इस पूरे सिनेरियो में अगर देखें तो एक महत्वपूर्ण चीज है, सभी पार्टियों की कोशिश है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अलग है। मिनिमम कॉमन प्रोग्राम ये है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर रखना, यानी जो एक लाइन की जो दोनों के बीच में जो लाइन कड़ी जुड़ती है वो ये लगती है बीजेपी को बाहर रखने के लिए सभी पार्टियां एक साथ आने के लिए तैयार हैं। लेकिन महत्वपूर्ण चीज है कि सपा, समाजवादी पार्टी जो यहाँ अलायंस में है, उन्होंने साफ कर दिया है कि उद्धव ठाकरे मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, सरकार चलाए, हम सब सपोर्ट करेंगे, लेकिन मुस्लिम एजेंडा और हिंदुत्व एजेंडा जो इस पर बात करते रहते हैं, मंदिर मस्जिद, वो बाहर रखे, राम मंदिर की बात न करें, और साथ ही साथ हम मुस्लिम आरक्षण की मांग उठाते रहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में एक बार मुस्लिम आरक्षण की बात हो चुकी है। हालांकि कोर्ट से स्टे हुआ था, कोर्ट ने रद्द किया था, और ऐसे में जब नई सरकार बनती है तो वहां पर मुस्लिम आरक्षण को लेकर फिर से हम आगे आएंगे और उस पर शिवसेना को सपोर्ट करना पड़ेगा। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज है कि जैसा आपने कहा, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के पक्ष में इसलिए भी कम हो सकते हैं, अभी फाइनल नहीं है, कम हो सकते हैं। उसकी पीछे की वजह साफ है कि पार्टी के भीतर जिस तरीके की खबरें हैं कि 3 अलग अलग पार्टियों की सरकार बन रही है, और ऐसे में आपस में अगर झगड़ा होगा तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को सबके दरवाजे पर जाना पड़ेगा और सबको मनाना पड़ेगा। यानी जो अब तक वो सिल्वर ओक यानी शरद पवार के घर तक जाते थे, अब उन्हें हर पार्टी के दरवाजे तक जाना पड़ेगा और उन्हें मनाना पड़ेगा ताकि उनकी सरकार बनी रहे। यानी साफ है कि मुख्यमंत्री पद पाने के बाद अभिषेक, माफी चाहता हूं, अभिषेक कहाँ एक वो जमाना था कि सब मातोश्री जाते थे, अब ये जमाना है कि मातोश्री से सब निकल के कहीं और निकलने जा रहे हैं। अमिताभ, यहां पर एनसीपी और कांग्रेस महाराष्ट्र में 0 से हीरो बन गई, और एक शिवसेना है जो हीरो से 0 की तरफ दौड़ रहा है। पता लगा कुर्सी रह गई पर महल ढह गया। आनंद, ये इश्क नहीं, राजनीति है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। एक अंग्रेजी में कहावत, आनंद आपने भी बार बार कही भी है और सुनी भी है, देयर आर टू मेनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड द लिप। चाय इतनी पीते हैं, इसमें भी बहुत सारी हाथ पैर फिसल सकते हैं। अभी सरकार बनी नहीं है, गठबंधन हुआ नहीं है, बीच में महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य शरद पवार भाऊ भी हैं, तो अभी बहुत चीजें और बहुत परतें खोलना और पलटना बाकी है। आनंद, अभी भी मैं कहता हूँ इंतजार करो, जब तक शपथ न हो जाए कुछ अंतिम मत मानो। बिल्कुल। और शिवसेना क्या अरुण कभी भी मुस्लिम आरक्षण की बात को आगे रखेगी? क्योंकि उनका तो हमेशा यह कहना है कि भारत में 70% जो मुसलमान हैं उनको ओबीसी कोटा में आरक्षण ऑलरेडी मिला है, और जाति या धर्म के बेसिस पर कभी भी आरक्षण नहीं हो सकता। अब ये तो बहुत बड़ा मसला है जो अभी अभिषेक ने बात की।
देखिए आनंद, इतिहास गवाह है कि अगर आप अपना कोर एजेंडा या आप जिस बात को लेकर आगे बढ़े हैं अगर उसको दरकिनार करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिन तक आप चल नहीं पाते हैं। आप देखिए कि बीजेपी ने भी जब गठबंधन की सरकारें थी तो काफ़ी दिनों तक 370 हो, चाहे राम मंदिर का मसला हो, इन सब को किनारे रखा था, लेकिन जैसे ही उनको मौका मिला उन्होंने अपना एजेंडा पूरा किया। तो शिवसेना का जो एजेंडा है वो कतई इस बात के लिए मानने को तैयार नहीं होगा कि धर्म के आधार पर आरक्षण हो। और आप देखिए शिवसेना का पूरा उभार, शिवसेना का पूरा इतिहास मुस्लिम विरोध पर एक तरह से और कट्टर हिंदुत्व पर ही टिका है। तो अपनी कोर आइडियोलॉजी से वही वाली बात होगी कि मिर्च अपना तीखापन अगर छोड़ देगी तो उसकी क्या मार्केट में वैल्यू रह जाएगी। अगर तीखापन ही नहीं होगा मिर्च में तो कौन उसको पूछेगा। तो शिवसेना की जो आइडियोलॉजी है वो अगर वो छोड़ती है तो लॉन्ग टर्म में जाकर उसको दिक्कत होगी और इसलिए कुछ दिन के लिए चुप हो सकती है, क्योंकि उसने इनिशिएटिव लिया है। बीजेपी अब उसके साथ नहीं है, सरकार उसको बनाना है, मुख्यमंत्री उसका बनना है, इसलिए कुछ दिनों तो चुप हो सकती है, लेकिन ज्यादा दिनों तक पर्दा इस पे नहीं पड़ा रह सकता। जी, तो यानी मिर्च अपना तीखापन छोड़ दे तो वो मिर्ची ही क्या, ऐसी ही बात अगर शिवसेना की हो। अरुण ने क्या पते की बात कही है। चलिए, एक तरफ शिवसेना के दावे, दूसरी तरफ जेडीयू के दावे और तीसरी तरफ कांग्रेस। शिवसेना के साथ ही उसके नए बनने वाले दोस्त एनसीपी और कांग्रेस ने भी मान लिया है कि गठबंधन को लेकर बातचीत फाइनल स्टेजेस में है, लेकिन शिवसेना के मुख्यमंत्री को लेकर अभी कोई खुलकर नहीं बोल रहा है। ये तो पहले दिन से लग रहा था, जिस तरह से शिवसेना ने बीजेपी के खिलाफ एक स्टैंड लिया और बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया, तो उसके बाद ही ऐसा लग रहा था कि कोई दूसरा विकल्प बनेगा और बातचीत का सिलसिला तब से शुरू हुआ और अब वो फाइनल स्टेज में है। अब तक यह साफ हो चुका है कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की खिचड़ी पकने की हालत में पहुंच चुकी है। जी हां, लेकिन बीजेपी के साथी और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। अठावले ने दावा किया है कि बीजेपी के लिए अभी भी देर नहीं हुई और इशारा मिला तो फिर से वो इस स्वाभाविक गठबंधन को टूटने से बचाने की पहल कर सकते हैं। अभी भी टाइम नहीं गया है। बीजेपी अगर अपनी भूमिका में बदल करती है तो शायद शिवसेना अपने स्टैंड में बदल करने की संभावना है। तो एक तो अभी अगर आज एक दो दिन में बीजेपी अगर अपनी भूमिका में बदल करती है तो मैं शिवसेना के नेताओं से बात करूंगा और दोनों को एक साथ लाकर महायुति की सरकार बनाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। अगर ऐसा होता नहीं है तो दोनों कांग्रेस और शिवसेना मिलकर सरकार बनाएंगे और उनको हमारी हार्दिक बधाई है। अरुण सिंह हमारे साथ है। अरुण, क्या कांग्रेस में अभी भी ये डाउट है? देखिए, कांग्रेस ने इन प्रिंसिपल, कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है कांग्रेस पार्टी की, उसमें इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट उसमें हो गया है। बस मॉडलिटीज तय करनी है और कांग्रेस पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। शिवसेना का 5 साल होता है सीएम, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहीं भी मुख्यमंत्री पद बटाने नहीं जा रही है। एनसीपी जरूर अंदर खाने कहीं ना कहीं से खबरें ये प्लांट कर रही है, कोशिश ये कर रही है किसी तरह से चर्चा में वो बनी रहे 2.5 साल के सीएम के लिए, लेकिन ये तय बात है कि अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। और जैसा कि संजय राउत ने सुबह दावा किया, शिवसेना साफ कह रही है कि 5 साल तक उनका ही मुख्यमंत्री होगा। अब आखिर समय में अगर कोई पेंच फंसता है तो वो अलग की बात है, लेकिन इन प्रिंसिपल ये तीनों दल एग्री हैं। और अगर आपने नवाब मलिक की बात सुनी हो, 2 दिन पहले दिल्ली में नवाब मलिक ने जो शरद पवार के घर मुलाकात हुई थी उससे निकल करके संवाददाताओं से कहा था कि 2.5 साल के सीएम पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ बात है, इस पर शिवसेना तैयार नहीं हुई है। शिवसेना पूरे 5 साल मुख्यमंत्री अपना रखना चाहती है और इसको लेकर कांग्रेस कतई उसको मुश्किल नहीं, उसको उप मुख्यमंत्री का पद एक अगर मिल जाता है और उसको 2 डिपार्टमेंट बढ़िया, रेवेन्यू और पीडब्ल्यूडी, खासतौर से इन दोनों पर उसकी नजर, अगर ये 2 विभाग मिल जाते हैं तो उसकी ज्यादातर बात एनसीपी से है। शिवसेना से कांग्रेस सीधे संपर्क में नहीं है। ये इसीलिए आपने देखा होगा कि 2 बार 50-50 मिनट की मुलाकात शरद पवार की सोनिया गांधी से हुई, क्योंकि गारंटर, जमानतदार शिवसेना और कांग्रेस के बीच में शरद पवार ही हैं। बिल्कुल, अब इसमें कई सारे दाव पेच हैं, कैसे ये खुलता है, कैसे ये पेच कैसे ये बात आगे बढ़ती है, देखा जाएगा। अमिताभ, अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इनपुट्स के लिए। ये इस कहानी में अभी भी ट्विस्ट हो सकता है, बात अभी तक पूरी तरह बनी नहीं है। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा कहते हैं संजय निरुपम। क्या ये बेमेल सरकार चलेगी या महाराष्ट्र की जनता आपको फिर इस राजनीति के चक्कर में पिसेगी? अखाड़ा में लेते एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ।
वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे यूपी में धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने की सिफारिश की। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के चेयरमैन जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल ने विस्तार से बताया कि इस रिपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी। जैसा कि हमारे संविधान में निहित है कि धर्म की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को है। प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, परंतु पिछले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें कि दूसरे धर्म की लड़की को बरगलाकर, बहला फुसलाकर या उसको कोई नशीली दवा खिला करके उसका जबरन धर्मांतरण करा लिया गया और उसके बाद उसका निकाह करा दिया गया और निकाह करने के बाद कराने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया और दुष्कर्म करने के बाद ऐसी लड़की को छोड़ दिया गया। ऐसी घटनाएं गोला गोकर्णनाथ में, तिलोई जिला अमेठी में, प्रयागराज में, लखनऊ में, नाका क्षेत्र में, तमाम क्षेत्रों में ऐसी हुई हैं और जो अखबारों की सुर्खियां बनी हुई हैं। आयोग ने धर्मांतरण को लेकर कई तरह की सिफारिशें भी की हैं। आयोग ने यह साफ किया है कि कानून के मसौदे में धर्मांतरण से पहले मजिस्ट्रेट से अनुमति लेने की सिफारिश की है। इसके मुताबिक धर्मांतरण करने वाले युवक युवती को मजिस्ट्रेट के सामने 1 महीने पहले सूचना देनी होगी। इसी तरह पुजारी, मौलवी, फादर को भी विवाह कराने की सूचना मजिस्ट्रेट को 1 महीने पहले देनी होगी। सिविल कोर्ट को यह अधिकार दिया जाए कि जबरन धर्म परिवर्तन कराकर हुई शादी को रद्द कर दें। रिपोर्ट में आपसी सहमति से धर्म परिवर्तन को मंजूरी दी गई है। हमने उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का कानून बनाने की सिफारिश की है और इसमें ये भी व्यवस्था की है कि अगर कोई व्यक्ति बिना किसी दबाव के और स्वेच्छा से अपना धर्मांतरण करना चाहता है तो उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपना एक एप्लीकेशन देना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस पर इंक्वायरी करेंगे और संबंधित पादरी या संबंधित मौलवी या संबंधित पुजारी जो भी उस धर्मांतरण प्रक्रिया को संपादित करना चाहता है उस व्यक्ति को भी जिला मजिस्ट्रेट के सामने एक अपना प्रतिवेदन देना होगा कि मैं इस प्रकार से फलां व्यक्ति का धर्मांतरण कराना चाह रहा हूं। और उसके बाद अगर वो व्यक्ति धर्मांतरण कर लेता है स्वेच्छा से तो उसको उसके बाद एक डिक्लेरेशन देना होगा और उस डिक्लेरेशन में उसे अपना पूर्व नाम, पश्चातवर्ती नाम, पूर्व धर्म, पश्चातवर्ती धर्म, अपने माता पिता का धर्म वगैरह वगैरह सारी डिटेल्स देनी होंगी ताकि इस संबंध में कोई छलकपट ना हो सके। अजीत सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत, आपने विस्तार से बात की जस्टिस से और उन्होंने कई सारे उदाहरण पेश किए। उन्होंने कहा कि ऐसे वाकये ज्यादा होने लगे हैं, बढ़ने लगे हैं पूरे प्रदेश में, पूरे प्रांत में। तो चीफ मिनिस्टर जो हैं योगी आदित्यनाथ, उनका क्या रुख था इस रिपोर्ट पर और इनके सजेशंस पर? देखिए, बिल्कुल आनंद, धर्मांतरण को लेकर जो जस्टिस जो यूपी स्टेट लॉ कमीशन के चेयरमैन है आदित्य नाथ, उन्होंने रिपोर्ट सौंपी और मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था कि लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इस पर एक रिपोर्ट मंगाई जाए। 300 पन्ने की रिपोर्ट 3 माह में तैयार की गई और कई सारे जिलों का जिक्र किया गया। जौनपुर में 300 लोगों के धर्मांतरण की बात कही गई है, SC/ST का प्रलोभन देकर धर्मांतरण की बात कही गई, लव जिहाद का जिक्र किया गया इस रिपोर्ट में बाकायदा। और जो धर्मांतरण किए जा रहे हैं उनमें साफ तौर पर रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई है आनंद की बगैर जिलाधिकारी की अनुमति के कोई भी धर्मांतरण नहीं कर सकता। अगर जो धर्मांतरण करवाता है वो चाहे पुजारी हो, चाहे मौलवी हो, चाहे पादरी हो, उसे भी जिलाधिकारी से NOC लेना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और जो व्यक्ति धर्मांतरण करेगा, जो महिला या पुरुष करेगा, उसे भी NOC लेना होगा। यानी शिकंजा कसने की तैयारी है। जो इस तरह के मसले आ रहे थे जिसको लेकर स्टेट लॉ कमीशन ने अपनी ये पूरी रिपोर्ट फाइल की और मुख्यमंत्री से बाकायदा 1 घंटे तक इस पर चर्चा भी हुई। यानी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश का ऐसा 11वां राज्य बन जाएगा जहां धर्मांतरण के कानून बन जाएंगे। यानी यहाँ भी 90 से 95% ये माना जाएगा कि जो विधानसभा सत्र आ रहा है उसमें शायद ये बिल लाने की तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार करेगी आनंद। और उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण पर कानून बना दिया जाएगा। चुनावी मुद्दा बन सकता है अजीत? क्या ये, मेरे पास समय कम है, जल्दी बताइए, क्या ये एक चुनावी मुद्दा बन सकता है? क्या इस पर राजनीति शुरू हो चुकी है इस रिपोर्ट पर? देखिए, बिल्कुल चूंकि इतना बड़ा मुद्दा है तो जाहिर तौर पर यह सियासी मुद्दा बनेगा और विपक्ष की तरफ से इसको लेकर हमला भी किया जाएगा। क्योंकि जिस तरह जस्टिस खुद बात करते समय ये बता रहे थे कि हिंदुस्तान में धर्मांतरण या धर्म को लेकर सभी लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर जितने सियासी दल हैं इसको लेकर सियासी मुद्दा बनाएंगे और आने वाले वक्त में एक बड़ा मुद्दा बनेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। तो निश्चित तौर पर सरकार इन सब विषयों पर विचार कर रही है और कानून लाने से पहले, बिल लाने से पहले एक सर्वदलीय बैठक करने की भी योजना तैयार की जा रही है। आनंद जी, अजीत बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विस्तार से बात की जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल से, उन्होंने कई सारी बातें कही हैं। इस पर सियासत अब शुरू होगी। क्या एक चुनावी मुद्दा बन जाएगा उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण पर कानून? देखते हैं। अखाड़ा में आज बस इतना ही। नमस्कार।